नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी और इसकी आज क्लास 5 है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि भला हुआ जो मारिया, कि अच्छा हुआ कि मारा गया, बहिणी हे सखी म्हारा कंतु, कंतु यानी पति, लजेजू तू बेसहूं जई भगा घरू एंतु, कि मैं लज्जावश मारी जाती, मर जाती अगर वो भाग कर घर आ जाता। तो यहाँ इसका अर्थ बताना है। किसकी पंक्तियां हैं ये हम पहले कर चुके हैं, हेमचंद्र की ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर भाव बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कि हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, तो ये भी इसमें मिल रहा है। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था, ये ऑप्शन यहाँ गलत प्रतीत हो रहा है। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ, यहाँ पर यह भी गलत है। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो ये दोनों जो पंक्तियां हैं इसमें जो सही अर्थ या तात्पर्य स्पष्ट हो रहा है पहला और डी जो इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा, जिसमें वो कह रही है कि हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत, मेरा पति मारा गया। अगर ऐसा नहीं होता, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से वो खुश है क्योंकि सखियों के बीच वो लज्जा से बच गई। लज्जेजू तू बसियूं जेई भागा घरू एंतु, वो अगर भाग कर घर आ जाता तो मैं लज्जावश मारी जाती, मर जाती, अपनी सखियों में बेइज्जती मुझे महसूस होती। देखिए उस समय के भाव हैं जब वीर या क्षत्रिय के युद्ध भूमि में शहीद होना गर्व और गौरव का विषय माना जाता था, ना कि पीठ दिखाकर भाग आने को। तो यहाँ पर नायिका अपने पति की कुर्बानी या शहादत को ज्यादा महत्व देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? ए और डी यहाँ उत्तर रहेगा। दूसरा जो हमारा है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली जाने के बाद चामंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं, रेवा तट पर मृग्या के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुज्जर नरेश से युद्ध के लिए, या मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा? रेवा तट पर मृग्या के लिए प्रेरित किया किसने? चामंड राय दाहिम ने। दूसरा हमारा यहाँ अगला जो प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, ये पहेली है। किस इसमें पहेली का गोरी सुंदर है, पतली है, केसरी काले रंग की है, अपने 11 देवर को छोड़कर जेठ के साथ वो जा रही है। तो यहाँ पर इसका उत्तर अरहर माना है। अरहर जो दाल होती है वो माना है अरहर। आगे, रेवा तट में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? देखिए रेवा तट जो समय है इसमें गजनी नरेश को पृथ्वीराज के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो उससे संबंधित जो बातें हैं, पहला ऑप्शन यहाँ क्या है? गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। तो ये बात भी सही है कि उसके जो अमीर या नरेश थे उन्होंने वहां पर पृथ्वीराज को काफी धन धान्य घोड़े आदि भेजे थे। दूसरा, खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। तो ऐसा नहीं है। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भेजा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ससम्मान उसे वापस जाने दिया था। तो यहाँ पर अगर हम इसका उत्तर देखें तो वो कौन सा आता है? ए और सी इसका उत्तर है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ए और सी। तो ये आंसर यहाँ ये उत्तर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व, व्यय संधि, पुरुष परीक्षा या अनमेल विवाह। देखिए राजनीतिक द्वंद्व भी नहीं है और पुरुष परीक्षा भी नहीं है, दो बचते हैं, व्यय संधि और अनमेल विवाह। तो यहाँ पर ए और डी जहां आ रहा है, माफी चाहूंगी, जहां बी और डी आ रहा है वो इसका उत्तर ठीक है। तो बी और डी यानी सी उत्तर इसका सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का उत्तर दे। तो ये भी क्या है? पहेली है, खुसरो जी की पहेली है। जैसे जैसे हवा चलती है वो अपना शरीर बढ़ा लेती है, पानी को पीकर खत्म कर देती है, जानवर जीव गंवा देती है, प्यारी है, सुंदर है, नार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, स्त्री, लता, नाली और आग, तो इसमें आग जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे अग्नि भयंकर होकर अपना रूप बढ़ाती जाती है।
रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्त के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्त संज्ञक के वे छंद है, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से छंद हैं जिनको कवित्त संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा रहेगा? छप्पे छंद है जिन्हें कवित्त की संज्ञा दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, देसिल बहिना सबजन मिठा ते तैसन जपहूं अब हट्टा, ये पंक्ति किसकी है? तो हम सब जानते हैं कि पंक्तियां विद्यापति की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक जो प्रकरण है वो 4 प्रकरण हैं और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं, देश भाषा काव्य। तो यहाँ पर जो उत्तर ठीक रहेगा वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले क्या है? सामान्य परिचय आता है। सामान्य परिचय के बाद जो दूसरा आता है वो क्या है? अपभ्रंश काव्य आता है। अपभ्रंश काव्य के बाद देश भाषा काव्य आता है और उसके बाद आता है फुटकल रचनाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक रहेगा वो कौन सा है? BADC। तो बी ऑप्शन, बी उत्तर इसका सही उत्तर है। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? यानी सिद्ध और नाथ योगियों के बारे में विचार प्रकट करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है? सरल सा भाव है कि सिद्ध और नाथपंथी या नागपंथी, नाथपंथी है यहाँ पर जो लेखक हुए हैं या कवि रचनाकार हुए हैं, उनका जीवन के वास्तविक जीवन से उनका कोई संबंध नहीं था। ये किसने कहा है? हमें यहाँ पर ये ढूंढना है। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। अपभ्रंश काव्य का जो शीर्षक दिया है इन्होंने प्रकरण को, उसमें कौन कौन से कवियों का यहाँ उल्लेख किया है? 5 हमारे पास नाम है। मधुकर कवि हैं, श्रीधर है, देवसेन है, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर है। तो इसमें इन्होंने किस किस का वर्णन किया है? एक तो इन्होंने किया है देवसेन का किया है, सोमप्रभ सूरी का किया है और विद्याधर का किया है। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 जो डी है वो यहाँ सही उत्तर है। इन्होंने मधुकर कवि और श्रीधर का वर्णन इसमें नहीं किया। देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर का वर्णन यहाँ पर किया है। अगला और अंतिम हमारा जो प्रश्न है वो है, परिशोरतन दग मम अग जुहव सुरतान अब ई मत विचारिये तरन मरन परवान, किसकी कहां से ली गई है? पृथ्वीराज रासो से ली गई है। और इसमें किस पात्र का कथन है? तो ये किसका कथन है? पृथ्वीराज चौहान का कथन है कि जब चौहान उस पर आ जाते हैं, अपनी वीरता पर आ जाते हैं या अपने युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं, तब वो किसी बात की चिंता नहीं करते। ये किसके कथन है? ये पृथ्वीराज चौहान का कथन है। किससे लिया गया है? पृथ्वीराज रासो से। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नावली आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह जुड़े रहें।